हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आने वाले एग्ज़ाम DSSB, रीट, इन सब एग्ज़ाम्स की बात करूँ, यूपी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपका क्वेश्चंस का लेवल बदल जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, यानी CDP में पूछा जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, यानी हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट वाइज अगर कोई आप सब्जेक्ट है आपके पास में तो उससे भी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है ब्लूम की टेक्सोनॉमी से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा की तरह रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं आप लोगों को समझा करके चलूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझेंगे क्या है, कैसे है ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपकी। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, ये क्या है आपकी 1956 में इंट्रोड्यूस की गई, क्रिएट की गई बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। और किस लिए क्रिएट की गई? इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। ठीक है, इसलिए क्रिएट किया गया, इसको इसलिए लाया गया ताकि एजुकेशन में जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। हायर ऑर्डर थिंकिंग को हम और अच्छे से आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए क्या होता है इसमें, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, प्रोसेसेस, प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स। ठीक है, रेदर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को याद कर लेना, रट लेना, ये हमारी एजुकेशन में हो। इसके बजाय हमें क्या करना है, कुछ हायर थिंकिंग जो है उसको भी प्रमोट करना है, सिर्फ रटने पे जोर नहीं देना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर जैसे ट्रेनर्स, एजुकेटर्स ऑफन रेफर टू दीज 3 कैटेगरीज एज KSA। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? KSA भी कहा जाता है। KSA यानी नॉलेज। नॉलेज किससे जुड़ा हुआ है? हमारे कॉग्निटिव डोमेन से। स्किल्स जुड़ा हुआ है हमारे साइकोमोटर डोमेन से। और एटीट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे आते हैं अफेक्टिव डोमेन में। तो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए, जैसा कि DSSB जैसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि KSA जो है वो क्या चीज़ को डिनोट करता है, तो आप कहेंगे कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, या फिर आप कहेंगे कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, ये इसका जो है वो रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 3 डोमेन्स कौन से हैं जो ब्लूम ने दिए हैं आपके लर्निंग के। तो देखिए, ब्लूम ये कहते हैं कि लर्निंग जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव लेवल में नहीं होती, जैसा कि हम हमेशा मानते आए थे कि भाई बच्चे के दिमाग में जो लर्निंग होती है वो ही लर्निंग होती है। लेकिन ब्लूम ने ये कहा कि लर्निंग के 3 पक्ष होते हैं। एक आपका होता है ज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव, फिर होता है भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन, फिर होता है क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम ने कहा कि किसी भी बच्चे की लर्निंग जो इन तीनों डोमेन्स में होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक भी डोमेन में लर्निंग नहीं होती है तो वो लर्निंग आपकी क्या है, लर्निंग नहीं मानी जाएगी, उसको अधूरा मानते हैं हम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम बात करते हैं कि ट्री जो है वो हमारे आसपास में जो ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हमें सेफ़ रखना चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो मैं इसी का एग्जांपल मुझे याद आया। तो इसलिए क्या है, ये सब चीज़ें क्या है हमारी नॉलेज में है, यानी कि हमारे कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग हुई है कि हमारे आसपास का वातावरण हमें स्वच्छ रखना चाहिए, ट्री को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज आप देखते हैं कितने सारे जंगल है जो नष्ट कर दिए गए हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉल्स बन गए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लास्टिक्स को यूं ही फेंक देते हैं। अपने घर का पूरा ध्यान रखेंगे हम सफाई का, लेकिन हम जब पार्क में जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो हम डस्टबिन ढूंढने की जहमत नहीं उठाते, जहाँ होते हैं वहीं पर आप अपना चिप्स का पैकेट फेंक देते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि अफेक्टिव डोमेन में लर्निंग नहीं हुई है। आप भावनात्मक रूप से आपने उस ज्ञान को सीखा नहीं है, सिर्फ रटा है, सिर्फ समझ लिया है। ज्ञान आपको है कि हमारी प्रकृति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी भावनात्मक रूप से अफेक्टिव डोमेन में आपकी लर्निंग नहीं हुई है। हम सबकी लर्निंग नहीं हुई है, इसीलिए हम प्रकृति को इतना नुकसान आज भी पहुंचाते हैं। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन क्या है, यानी कि एक्टिविटी में भी लर्निंग होनी चाहिए। अब हम क्या है कि हम कॉग्निटिव लेवल पे हमारी लर्निंग हो गई, अफेक्टिव पे भी हो गई कहीं ना कहीं, लेकिन एक्टिविटी के तौर पर हम क्या करते हैं, हम एक भी पौधा लगा करके राजी नहीं है। हम सोचते हैं हमारे लिए प्लांटिंग कोई और कर दे, हमें ना लगाने पड़े पेड़, यानी कि एक्टिविटी में लर्निंग नहीं हुई है आपकी। ठीक है, साइकोमोटर में लर्निंग नहीं हुई है। ऐसे ही अगर आप कहें आपको कोई गेम सीखना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी सीखनी है, जैसे कि आपको क्रिकेट सीखना है और आप ये कहें मैं बिना बैट उठाए
दिन भर सिर्फ क्रिकेट देखता रहूं और मैं क्रिकेट सीख जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको उसको देखना भी पड़ेगा, उसके रूल्स को समझना भी पड़ेगा, उसको भावनात्मक रूप से उससे जुड़ना पड़ेगा और उसके बाद में आपको उसको क्रियात्मक रूप से करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। तो ब्लूम ने कहा है कि एक भी चीज़ इसमें से मिसिंग होगी तो आपकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं जो कि आपसे पूछ ली जाती पेपर में, 3H। ठीक है, 3H आपने सुना भी होगा, जिस शिक्षा की बात गांधी जी भी करते हैं। तो ब्लूम की जो ये डोमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं 3H को ही दर्शाते हैं, जिसमें हम कहते हैं हेड, हैंड्स और हार्ट। यानी कि लर्निंग जो है वो इन 3H में होनी चाहिए। हेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि हमारे संज्ञान में लर्निंग होनी चाहिए। हैंड्स यानी कि एक्टिविटी में भी लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग में क्या है, एक्टिविटी जुड़ी हुई होनी चाहिए। और हार्ट का मतलब क्या है कि भावनात्मक रूप से भी हम उस चीज़ को समझ सकें। अब ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि एज अ टीचर जब आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो बच्चों की लर्निंग है वो इन तीनों डोमेन में आप जो है वो करवाएंगे। ठीक है, आप अपने टॉपिक को इस तरीके से तैयार करेंगे कि बच्चे की कॉग्निशन लेवल पे भी लर्निंग हो सके, वो उससे इमोशनली भी जुड़ सके, अफेक्टिव डोमेन में भी लर्निंग हो सके और उसकी हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी हो सके। ठीक है, तो आपको एज ए टीचर ये ध्यान रखना है कि उसका हेड, हैंड और हार्ट तीनों इन्वॉल्व होने चाहिए लर्निंग में। इसीलिए हम इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं, एजुकेशन में इसको अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। इसके अलावा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं मोटा मोटा। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है आपका, जैसा कि मैंने बताया, कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। इसका संबंध किससे है, मानसिक बौद्धिक क्षमताओं से है। यानी चीज़ों को याद कर लेना, रट लेना, जितनी भी चीज़ें आज तक आपने सीखी आपके दिमाग में जो है वो सारी क्या होगी, आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आती है। इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने 1956 में किया। यानी इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, उसको आगे वर्गीकृत किसने किया, 1956 में ब्लूम ने किया। ठीक है, अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन की, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, आपके हर्ट से जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो किसने किया, इसका संबंध किससे है, आपका संवेगों से, रुचियों से, प्रेरणाओं से है। और इसको किसने किया था, आपका कर्थरवाल और मसीहा, ये दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो आगे वर्गीकृत किया था। ठीक है, इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील्स विद थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिशिएशंस, इंथ्यूजियाज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके इमोशंस के साथ में जुड़ी हुई है। तो वहाँ आपकी लर्निंग क्या है, आपके कॉग्निटिव के साथ साथ आपके अफेक्टिव डोमेन में भी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या आती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आती है बच्चे की। साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज़ ऑफ मोटर स्किल एरियाज। ठीक है, आपके बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होती है। इस पक्ष के उद्देश्यों का निर्धारण किसने किया, सिम्पसन ने किया। इस पक्ष का, पक्षी नहीं होगा, पक्ष होगा, संबंध कौशलों, गतिशील व्यवहार, हस्तपरक क्रियाओं से होता है। ठीक है, यानी कि बॉडली जो आपकी मूवमेंट्स होती है वो आपकी साइकोमोटर में आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर डोमेन। अब हम समझते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, एक हायरार्की में क्लासिफिकेशन किया ब्लूम ने कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, उसमें लर्निंग की जो हम थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि ये फर्स्ट लेवल पे है तो ये कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन्होंने क्या किया, 3 जो है वो लोअर लेवल की थिंकिंग दी है इन्होंने, जिसमें लोअर लेवल थिंकिंग यूज़ होती है, और 3 ऊपर के जो लेवल दिए हैं वो हायर लेवल थिंकिंग है, जिसमें कि बच्चे की हायर लेवल यूज़ होता है, यानी कि ज़्यादा सोचना पड़ता है उसके अंदर। हमें समझते हैं इसको बहुत अच्छे से हम। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का ये न्यू वर्जन है, बट हिंदी में जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपका ओल्ड वर्जन है। इसमें क्या होगा, ये संश्लेषण ऊपर जाएगा और ये जो मूल्यांकन है ये नीचे आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका ज्ञान होता है, सेकंड नंबर पे सूझबूझ, तीसरे नंबर पे अप्लाई यानी कि प्रयोग, फिर आता है आपका ये एनालाइज, और फिर आता है आपका मूल्यांकन, और फिर आता है आपका ये संश्लेषण। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आता है। ठीक है,
तो ये आपकी रहती है टेक्सोनॉमी, इसको हम अब अच्छे से समझते हैं। देखो एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, 1956 में जब ये टेक्सोनॉमी दी गई तो इसका इस तरीके का कुछ ये था, पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। बट ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है, हमें कुछ कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जब टाइम बीतता गया और कुछ कुछ चीज़ें सामने आई हमारे, तो इसको नाउन फॉर्म से पहली बात तो वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। इसके अलावा 2 चेंजेस और किए गए इसके अंदर कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर पे यहाँ पे क्या किया गया, इवैल्यूएशन को, और 6 नंबर पे यहाँ क्रिएशन को किया गया। यानी कि यहाँ से इसको यहाँ कर दिया और इवैल्यूएशन को यहाँ पे 5th नंबर पे आ गया। यानी कि इन्होंने कहा कि सबसे ऊपर का लेवल जो है वो क्रिएशन का होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं रिमेंबर क्या होता है। तो रिमेंबर जो है वो फर्स्ट लेवल होता है जिसमें कि सबसे कम थिंकिंग इस्तेमाल होती है, सबसे लो लेवल इसको माना गया है, लेवल माना गया है। रिमेंबर यानी कि चीज़ों को याद कर लेना, रट लेना। जैसे कि आपने बचपन में याद किया होगा, टेबल याद की होगी, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, है ना। हम क्या करते थे, 20 20 30 30 50 50 तक टेबल याद कर लिया करते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि ये 2 1 2 = 2 ये क्या है। ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पता होता था, बस हम रट लिया करते थे चीज़ों को। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ वैज्ञानिकों के नाम रटते हैं। अभी जब टेट एग्जाम्स में आप जाते हैं तो आप कुछ वैज्ञानिकों के नाम है जो सिर्फ आपको रटने होते हैं, तो वो क्या होती है आपके रिमेंबर का लेवल, यानी कि नॉलेज का लेवल होता है आपकी। यानी कि आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उस टाइम बच्चा फर्स्ट लेवल पर है। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंड का लेवल, यानी कि चीज़ों को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना। ठीक है, इसमें क्या आता है, अगर इसमें रिमेंबर में एक और एग्जांपल लेना चाहें आप, मूवी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि 3 इडियट मूवी में जो आपने एक लड़का देखा होगा जिसका नाम क्या था, चतुर नाम बोलते थे जिसको। ठीक है, तो वो क्या करता था, चीज़ों को रट लिया करता था, हर एक डेफिनेशन को और हर एक चीज़ को, और ज़रा सा उसकी स्पीच में आपने जैसे कि देखा ज़रा सा चेंज किया तो वो ये नहीं समझ पाया कि क्या चेंज हुआ है उसकी स्पीच में। ठीक है, यानी कि चीज़ें रट लिया, सिर्फ समझने से कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ, जैसे कि उसी मूवी में आपने देखा जो आमिर खान है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसको पता है कि एक डेफिनेशन है, अगर मशीन की डेफिनेशन है तो वो मशीन के डेफिनेशन को अच्छे से समझता है। ठीक है, और उसको लोगों को समझा भी सकता है। लेकिन जो दूसरा है चतुर रामलिंगम, वो क्या है, सिर्फ चीज़ों को रटता है। तो यानी कि वो रिमेंबरिंग की स्टेज पर है और आमिर खान जो है वो अंडरस्टैंडिंग की स्टेज पर है। इसी तरीके से इसका अगर हम एग्जाम्पल लें टेबल वाला, तो जब बच्चा ये समझने लग जाए कि 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, जब वो इस चीज़ को समझने लग जाए, कॉम्प्रीहेंड करने लग जाए और दूसरों को भी समझा सके, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर है, कॉम्प्रीहेंशन के लेवल पर है। ठीक है, थर्ड लेवल की अगर हम बात करें अप्लाई करने की, तो जब बच्चे ने ये सीखा, पहले लेवल पे उसने टेबल्स को रट लिया, दूसरे लेवल पर उसने ये देख लिया 2 × 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ये टेबल होता है आपका। थर्ड लेवल पे अप्लाई करना भी बच्चे को आना चाहिए। अब अगर आपने बच्चे को दिए 50 रुपीज़ और उसको ये कहा कि बच्चा एक काम करो, आपको 4 बिस्किट के पैकेट लेकर के आने हैं, 10-10 का ईच आएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, शॉपकीपर के पास जाएगा, उसको पता है कि 4 × 10 = 40 होता है। वो ये कहेगा कि लीजिए भैया 50 रुपीज़ और आप मुझे 4 बिस्किट के पैकेट्स दे दीजिए। अब बच्चे को पता है कि 4 × 10 यानी कि 40 रुपीज़ का 4 बिस्किट का पैकेट आएगा और 10 रुपीज़ मुझे इस अंकल से वापस मिलेंगे। दैट मीन्स वो अपने सीखी हुई चीज़ को अप्लाई कर पा रहा है। ठीक है, सेम 3 इडियट मूवी का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वहाँ पर क्या था, आमिर खान ने क्या किया, अपनी जो भी उसके पास में जो नॉलेज थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उससे उसने क्या किया, एक ऐसा इन्वर्टर बनाया था जो कि गाड़ी की जो बैटरी होती है उससे लाइट लेता है और उससे वो चार्ज हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक चीज़ को रियल लाइफ में उसने क्या किया, अप्लाई किया और कुछ बनाया। इसी तरीके से आप लोग जो है पेडागॉजी सीखते हैं, चाइल्ड के बारे में बहुत सारी उसके डेवलपमेंट की चीज़ें सीखते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर इसी चीज़ को आप जब क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाएंगे, आप समझ सकते हैं अगर कि इस स्टेज का बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है और मुझे इसके साथ में किस तरीके से इसको समझना चाहिए, इसका मतलब आप क्या है, आप एप्लीकेशन लेवल पर है, आप उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लेवल हुआ। फोर्थ लेवल होता है आपका एनालिसिस का। ठीक है, जिसको हम एनालाइज कहते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि चीज़ों को तोड़ करके देख पाना। अब जैसे कि अगर आपके पास में 2 फ़ोन है, एक ये फ़ोन है ए और एक ये फ़ोन है बी, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि आप सिर्फ इसका स्क्रीन और इसका बाहर का सिर्फ स्ट्रक्चर ना देख करके एक चीज़ आप चूज़ कर लें, आप ऐसा नहीं करेंगे। एनालिसिस के लेवल पर अगर आप हैं तो आप क्या कहेंगे, अच्छा ये ए वाला जो फ़ोन है ना, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बी वाले की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इस ए वाले फ़ोन का कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है जो मुझे चाहिए, इस बी वाले में भी कैमरा क्वालिटी अच्छा है।
लेकिन इस ए वाले में क्या है, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, जो कि मुझे बिल्कुल चाहिए, ठीक है। और इस बी वाले में बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर आप कहेंगे इसकी स्क्रीन जो है वो बहुत अच्छी है, इसका स्क्रीन जो है वो भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इस फ़ोन के एक एक पार्ट को एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा फ़ोन अच्छा है और कौन सा फ़ोन बुरा है, या कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा फ़ोन थोड़ा कम अच्छा है। इसी तरीके से अगर आप कोई पेरेंट हैं और आपको ए और बी स्कूल में से चूज़ करना है, तो आप ये देखेंगे कि अच्छा इस ए वाले स्कूल में ना टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल मुझे बहुत अच्छा लगा, बी वाले में इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, ठीक है। लेकिन बी वाले में एक चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ पे ना पूरे सारे क्लासरूम में कैमरास लगे हुए हैं और अच्छी मतलब वहाँ पे वेंटिलेशन है, वहाँ पे बच्चों के लिए फ़ैन्स, कूलर्स, एसी वगैरह लगे हुए हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ए वाले में ऐसा नहीं है, बच्चों का जो बैठने का अरेंजमेंट है वो अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। ए वाले में देखा मैंने प्रिंसिपल का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बड़े ही अच्छे इंसान है। बी वाले स्कूल में मैंने देखा प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बात करने की उसको मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए और बी स्कूल में आपने ये नहीं देखा कि सिर्फ बिल्डिंग कितनी अच्छी है, आपने एनालाइज किया कि दोनों स्कूल्स में से किस में क्या कमियाँ हैं, किस में क्या खूबियाँ, और उसके बाद में आपको जो अच्छा लगा, बेस्ट लगा, उसमें आपने उस अपना डिसीजन लिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनालाइज करना, यानी जो भी एक बड़ी सिचुएशन आपके सामने उसको आपने टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके देखा। जैसे कि अगर आप किसी टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सी टेट की, तो एक ओवरऑल सी टेट को आप देखते हैं और एक होता है आप उसके सारे के सारे जो टॉपिक, जो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं उसको अलग अलग आपने देखा। फिर आपने देखा पर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, यानी कि एक होल आपने एक एग्ज़ाम को पार्ट्स में देखा, उसको एनालाइज किया और फिर उसकी प्रिपरेशन की, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस का स्टेज। फिर आता है आपका इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है जब आप जजमेंट के उसमें आ जाते हैं, जब आप जज कर पाते हैं, जब आप ये देख पा रहे हैं कि ए और बी स्कूल में इसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, और फिर उसके बाद में आप क्या कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं, जज कर पाते हैं कि हाँ मुझे ए को चूज़ करना है या मुझे बी को चूज़ करना है। यानी कि आप सारी चीज़ों को देख कर एक क्रिटिकल जो थिंकिंग लगा करके अपना कमियां, खूबियां, सब चीज़ें देख करके जब आप जज करते हैं तब आप इवैल्यूएशन के स्टेज पे होते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रिएट करना। जब आप इन सारी स्टेजेस से गुजरते हैं तो लास्ट में जब इन सब कुछ चीज़ों से निकल करके आप कुछ नया क्रिएट कर देते हैं तो वो आता है आपका क्रिएट करना। जैसे कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो उसके बाद में आपका रिमेंबर, आपके अंदर कुछ चीज़ें होंगी, कुछ फैक्ट्स होंगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है आपका, आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पा रहे हैं, एनालिसिस भी कर पाते हैं, इवैल्यूएट भी कर पाते हैं। अब आप अगर एक टीचर हैं तो आपको क्या करना है, बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर खुद से तैयार करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आपने उठा करके बुक से क्वेश्चन दे दिए, नहीं, आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बच्चे के लिए तैयार करना है जिसमें उसका दिमाग इस्तेमाल हो सके, जिसमें कुछ क्रिएटिव वो कर सके बच्चा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस बना बना करके उसको देने हैं। तो आप कहाँ पर हैं, आप क्रिएटिव के स्टेज पर हैं, आप इस लेवल पर हैं जो हायर लेवल है, आप कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने ये पीपीटी बनाई है, आप इसको क्रिएट में ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इतनी मेहनत लगी है, आप लोगों को लग रहा होगा कि 2-2 लाइनें लिखी हैं मैम ने तो कहाँ मतलब 5 मिनट लगी होगी, नहीं, इसको बनाने में 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। और मुझे कई बार दिन में अगर 10-10 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट मिलते हैं, एक दिन में 1 घंटा लगा है तो 2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि कौन सी ऐसी ईजी लैंग्वेज है जिसमें मैं आपको समझा सकूँ, कौन सी ऐसी पिक्चर उठाऊँ मैं गूगल से जिससे कि आपको चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझ में आ सके। तो ये क्या है, एक नया क्रिएशन है, एक नया क्रिएट करना हो गया, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं क्रिएटिव में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्लूम ने कहा है कि ब्लूम ने इसको कुछ इस तरीके से समझाया है कि ये जो 3 चीज़ें हैं नीचे वाली, इसको हम लॉट्स कहते हैं, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है इसको। यानी कि निम्न स्तर की जो आपकी चिंतन स्किल होती है वो आपकी होती है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई। और ब्लूम की टेक्सोनॉमी से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या होता था, यहीं तक बात समझी जाती थी कि भाई बच्चा याद कर ले, समझ ले, थोड़ा अप्लाई कर पाए, बस हो गया। लेकिन ब्लूम ने कहा कि इससे आगे भी होना चाहिए, हायर लेवल थिंकिंग भी होनी चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, यानी बच्चा एनालाइज कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए और कुछ नया क्रिएट कर पाए। तो ये 3 लेवल जो है वो हॉट्स में आते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, एक के बाद एक लेवल जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और बच्चे की थिंकिंग का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है आपका। इसलिए इन तीनों को लोअर लेवल थिंकिंग कहा जाता है, जिसमें कि कम दिमाग का इस्तेमाल होता है, कम मेहनत होती है। और ये 3 जो है ऊपर वाली, ये ज़्यादा हायर लेवल थिंकिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल ही सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो ज़रूर आप इसे लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सब्सक्राइब करके चैनल को, ये बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप जिनका भला चाहते हैं उनके साथ में शेयर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो या फिर इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका व्यू हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।